नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ चंपावत जिला। ये एक डेमो के रूप में होगा क्योंकि हम 10 जनवरी से अपना पेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस बार हम जिले को काफ़ी विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें रहेंगे। साथ ही साथ जैसे अगर हम उत्तराखंड को पढ़ें तो जैसे हम ग्लेशियर अलग पढ़ते हैं, नदी अलग पढ़ते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जो पॉइंट हो मैं ज़िले में ही ऐड कर दूं, क्योंकि बाद में जब हम उन चीज़ों को एक्स्ट्रा या अलग तौर पे टॉपिक के रूप में पढ़ने जाएँ तो अधिकांश चीज़ें हमें याद हों। अगर मैं बात करूँ तो 13 जिलों में आप लगभग 50% उत्तराखंड को अच्छे से कवर कर लेंगे। जिले सबसे पहले पढ़ने हैं, 13 जिले, बहुत चीज़ उसमें मिलेगी। उसके बाद हिस्ट्री को कवर कर लेना है और ज्योग्राफी का थोड़ा कम ही पोर्शन है। ज्योग्राफी में भी अगर मैं बात करूँ तो जनजाति जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे पढ़ना है। बाकी अन्य जो हमारे टॉपिक हैं वो एक एक घंटे में आराम से क्लियर हो जाएंगे। डेली 3-3 4-4 वीडियो अगर हम बनाकर भी दें तो आज ये चंपावत में ज़िले को लाया हूँ। इस वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि कैसे आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी, पूरी प्रक्रिया दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें हम आपको संपूर्ण उत्तराखंड आपको मिलेगा कम्प्लीटली। क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो मांग है वो उत्तराखंड की रही है और सर्वाधिक भूमिका भी लगभग 40+ नंबर आपके उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे। हम इसमें करंट भी आपको कवर कराएंगे, ऐसा नहीं करंट मेन कराएंगे, जो पूरे वर्ष भर का आपका होगा वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़। साथ ही साथ 50 टेस्ट PDF आपको मुफ्त मिलेगी लास्ट के 1 माह जब बचेगा हमारा पेपर का, क्योंकि अभी आपको पता है लगभग 4 महीने हमारे पास है और अगर हम चाहें तो 4 माह में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट समय में होगा तो हमें लास्ट में प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो 50 टेस्ट PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ हिंदी और GS की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब अगर मैं आपको GS पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो GS के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। एक अच्छे स्तर का अगर आपको GS पढ़ना है, आप डीप GS पढ़ेंगे तो लगभग 2 साल आपको लगने तय हैं। क्योंकि हम अगर पढ़ें तो हर सब्जेक्ट को अलग से लेके चलते हैं, तो कम से कम PSS स्तर का हमें पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी समय चाहिए। तो हम हिंदी और GS की टेस्ट सीरीज चला देंगे। हिंदी में मैंने एक चीज़ ऐड की है जो एक्स्ट्रा है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो पेपर आ रहा है उत्तराखंड का, उसमें 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बनते हैं जो ईजिली हैं, आप कर लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन वर्णमाला से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची, एक क्वेश्चन विलोम संधि, एक वाक्य से बन गया और एक क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा के विकास से। तो ये क्वेश्चन लगभग 10 ऐसे आते हैं, आप कवर कर लेंगे। लेकिन आपके 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपका किताबों से रिलेटेड है, जो आपके साहित्यकार हैं तो उनसे रिलेटेड है, और 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं जो आपके जनसंचार हुआ या आपका पत्र लेखन हुआ। इन चीज़ों से लगभग 4 क्वेश्चन बन है। तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हमें पढ़ते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, उसमें से 1 या 2 हमारा सही होता है, बड़ी मुश्किल से अगर हुआ तो इस बार जो मैं हिंदी आपको पढ़ाने वाला हूँ तो मैं सबसे पहले आपको राइटर कराऊंगा। जैसे आपने सिलेबस अगर चेक किया होगा तो वहाँ पर हाई स्कूल और आपका 12th लेवल के राइटरों की सूची दी गई है, जो गदर पद के, जैसे आपका मंगलेश अबरार, राहुल सांस्कृत्यायन हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो ऐसे सभी कवियों को जो हैं इनकी मैं आपको हिंदी की वीडियो दूंगा, नोट्स दूंगा, और ये NCERT बेस होंगे जो आपका हाई स्कूल और 12th है, वहाँ से मैं कलेक्ट करके आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि अगर हम इनकी किताबें देखने लगे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमें सेलेक्टेड ही पढ़ना है। क्योंकि मैंने जब पिछली कुछ पेपर उठाकर देखे तो वहाँ मैंने देखा, जैसे आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ले लीजिएगा तो हर पेपर में उनका क्वेश्चन बना है अधिकांश। जैसे आपका एक बार कुकुरमुत्ता आया था, उनकी एक पुस्तक थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, तो मतवाला। तो ये चीज़ जब मैंने वहाँ पर जाके देखी तो NCERT बेस में दे रखा था सारी चीज़ें। तो ये पढ़ना है और लगभग आपका 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा। तो और अब अगर हम बात करें तो आपको जानकारी लेनी है और अच्छे से, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप ले सकते हैं। और सभी को पता है कि अंतिम महायुद्ध है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आगे भी 2500+ आने वाली हैं। उसके बाद शायद आए इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी, क्योंकि अब चुनाव के बाद तो लगभग 3 साल के बाद ही वैकेंसी आएंगी। तो अभी आपको तैयारी कर लेनी है अच्छे से। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। लास्ट डेट है आपका 10 जनवरी, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की।
बात करेंगे हम चंपावत जिले की। तो अगर हम चंपावत जिले की बात करें तो इसे हम थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं, वहाँ से जानते हैं कि कैसे स्थापना हुई थी चंपावत नगर की। तो आपको पता होगा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक वंश चला था, उस वंश का नाम था चंदवंश। अगर मैं चंदवंश की बात कर लूँ तो साथियों चंदवंश की स्थापना सोमचंद जी ने की थी। उनके अलग अलग कहानियां हैं कि कैसे स्थापना की, लेकिन उसे हमें नहीं देखना है, सिंपल सा हमें देखना है कि सोमचंद आपके जब आए थे कुमाऊं क्षेत्र में, तो इस कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था और ब्रह्मदेव के शासनकाल में सोमचंद आए थे। और ये सोमचंद के अंदर काफ़ी गुणवान होने के कारण ये युद्ध कला और देखने में रूपवान थे, अच्छे थे। तो इस ब्रह्मदेव को ये पसंद आ गए थे और इन ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह किया था सोमचंद जी से। और जब विवाह किया तो दहेज स्वरूप इन्होंने इन्हें 15 बीघा जमीन दी थी और उसी जमीन पर जाकर राजा सोमचंद जी ने एक किला भी बनवाया था, राजमुंगा का किला। साथ ही साथ वो एक नगर की स्थापना भी कर दी थी, चंपावत नगर की। चूंकि वह चंपावती नदी के किनारे था, साथ ही साथ इनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी चंपा था, तो ऐसा कह दिया जाता है कि उस कारण इसका नाम चंपावत रख दिया गया था। कुछ अन्य कहानी भी है, कुछ कहानियों से मिलता है कि इसकी स्थापना किसी और ने की थी, लेकिन अगर हम परीक्षा वाणी पे जाएंगे तो उसमें आपको दे रखा है कि जो चंपावत नगर की स्थापना राजा सोमचंद जी ने 953 ईस्वी में की थी। हालांकि इस तिथि में भी डाउट है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें इसको पढ़ के चलना है क्योंकि परीक्षा वाणी है, अगर एग्जाम में आएगा और हमारा गलत भी कर दिया किसी बेस पे तो हम प्रत्यावेदन लगाएंगे, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। सिंपल सा चंपावत की स्थापना सोमचंद 953। अजयराबाद में जाएंगे तो वहाँ माना जाता है कि लगभग 700 ईस्वी के समय सोमचंद जी आए थे, तो उसको हमें देखना नहीं है, सिंपल सा ये आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुमाऊं का पहला नगर भी चंपावत को माना गया है। उसके बाद अगर हम और बात करें कि 953 ईसा पूर्व से 1563 ईसा पूर्व तक ये चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी रहा था। तो जब सोमचंद जी ने इसे बसाया और उसके बाद में कुछ समय के बाद में सोमचंद जी ने राज कर लिया था पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर अपनी कुशलता से और एक नए वंश की स्थापना की थी कुमाऊं क्षेत्र पर, नाम था चंद्रवंश। चंद्रवंश की स्थापना करने के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत जी को या चंपावत नगर को बना लिया था। उसके बाद में एक राजा हुए हैं बालो कल्याण चंद, तो उन्होंने 1563 ईस्वी में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा को ट्रांसफर कर दी थी। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने रखी थी, तो बालो कल्याण चंद जी ने इसको ट्रांसफर किया था। उसके बाद हम सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मैप बना रखा है, तो इससे बेहतर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आपकी समझ के लिए अगर कभी बाई चांस आ जाए तो इस क्षेत्र में यहाँ पर आपका अल्मोड़ा पड़ता है, इस क्षेत्र में नैनीताल, यहाँ पे पिथौरागढ़ और इस क्षेत्र में आपका आ जाएगा उधम सिंह नगर। तो कुल मिलाकर आपके 4 जिलों को टच करता है चंपावत, साथ ही साथ एक नगर नेपाल को भी ये छूता है। तो 4 जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और एक आपका देश नेपाल को ये आपका छूता है। साथ ही साथ अगर मैं क्वेश्चन की ओर बात करूं तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ की एक तहसील थी चंपावत, उस समय अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में था और 1997 में इसे पिथौरागढ़ से काटकर 15 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। यह राज्य का सबसे छोटा जिला भी है। अगर हम क्षेत्रफल के मामले में बात कर लें 1766 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कभी भी एग्जाम आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया है और ना ही आगे को आएगा। हाँ, ये आ सकता है कि राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका चंपावत देखने को मिलेगा क्षेत्रफल में। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो इसका प्राचीन नाम आपका कुमू देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है काली नदी के कारण इसे कुमू काली कहा गया और धीरे धीरे इसका नाम बदलता गया, वो एक अलग हम आगे पढ़ेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर जैसे सबसे कम एससी आबादी जो वाला आपका जिला है, यानी कि अनुसूचित जाति वाला जिला चंपावत आएगा। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी आपका चंपावत आएगा। चंपावत स्थित कांदेर पर्वत, यहाँ पर एक कानदेव या क्रांतेश्वर पर्वत है। इस क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने अपना कुर्म या कच्छप या हम उसे कछुआ अवतार बोल देंगे। चंपावत में इस पर्वत है, नाम है कांदेव पर्वत या इसे हम क्रांतेश्वर पर्वत भी बोलते हैं। इस स्थान पर विष्णु जी ने अपना कछुए का अवतार या कुर्म अवतार लिया था और इसी कारण ही ऐसा भी कहने को मिलता है कि इस कुर्म अवतार के कारण ही इस क्षेत्र का या जो इतना वाला क्षेत्र था चंपावत या उसके समीप वाला, उसका नाम कुमाऊं पड़ गया था। ऐसा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो यहाँ की एक खास बात है, यहाँ एक मेला लगता है
पूर्णागिरि मेला उसका नाम है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला मेला है और यह 30 से 40 दिन तक चलता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट थी, इसे हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपका चंपावत की स्थापना सोमचंद 953 को राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ट्रांसफर हो गई थी। कब हुई थी? 1563 तक। तो 1563 तक ही चंद्रवंश की राजधानी रहा। उसके बाद में अगर हम बात करें 15 सितंबर को इसे जिले का रूप दिया गया। 1997 में पिथौरागढ़ से काटकर राज्य का सबसे छोटा जिला है और सबसे कम एससी आबादी यहीं निवास करती है। सबसे कम ग्राम पंचायतें यहीं पर है, कांदेव पर्वत यहीं पर है। और कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक समय तक चलने वाला मेला पूर्णागिरि मेला, जो 30 से 40 दिन तक चलता है, चंपावत में है। अब यहाँ के महत्वपूर्ण जो आपके स्थान है या मेले हैं या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, उन सबको आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। तो जो सबसे देखिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर ही पढ़ना है तो भाई मार्केट में बहुत किताबें हैं, आप वहाँ से लीजिएगा और आराम से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने की अपना समय ख़राब करने की जरूरत नहीं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है इन चीज़ों को कि क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे होने वाले हैं, उन सभी को मैं बताऊँगा। आपका एक स्थान है पूर्णागिरि, उस जगह पर एक मेला लगता है और वहीं पे एक मंदिर भी है, नाम है पूर्णागिरि मंदिर। अगर पूर्णागिरि मंदिर की मैं बात कर लूँ तो अन्नपूर्णा ये शिखर पर स्थित है। साथ ही साथ ये टनकपुर में आ जाएगा। चंपावत का टनकपुर में देश के 108 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में 108 शक्तिपीठ हैं। जैसे एक कहानी है इसके तौर पे भी, एक देवी हुई हैं, उनका नाम था उमा। उन उमा देवी ने विवाह किया था भगवान शिव से, क्योंकि ये एक देवता के रूप में थे। तो सभी देवताओं के कहने पर भगवान शिव से विवाह कर दिया गया था उमा जी का, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लेकिन ये दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि भगवान शिव से इनकी पुत्री उमा का विवाह हो, लेकिन मजबूरी कारणवश विवाह कर दिया गया। उसके बाद एक दिन इन्होंने एक अपना हवन कराया या कुछ यज्ञ रूप में कराया था दक्ष प्रजापति जी ने कनखल में, और इन्होंने सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को इन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। ये बात जब उमा जी को पता लगी तो ये फिर भी चले जाते हैं दोनों, शिव और उमा। उमा जो देवी थी, भगवान शिव और उमा देवी वहीं चले जाते हैं। और वहाँ जब गए तो सभी देवताओं को बड़ा आदर सम्मान हो रहा था, लेकिन भगवान शिव का ना वहाँ सम्मान किया ना कुछ किया। तो जब ये बात उमा जी देखती हैं इनकी भगवान शिव की पत्नी, तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो ये गुस्से में क्रोध में आकर जो हवन कुंड था उसके अंदर कूद जाती हैं और इनका शरीर जलने लगता है। और जब इस चीज़ को देखते हैं भगवान शिव, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और एक स्थिति आ गई थी कि वे पूरी दुनिया को भी भस्म कर सकते थे। लेकिन फिर एकदम से देवता जो थे उन्हें मनाते हैं कि ये गलत है ऐसा। तो जब भगवान शिव का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं जलते हुए माता उमा को, तो वे उनको गोद में उठाकर आकाश ब्रह्मांड पर निकल पड़ते हैं। और जिस जिस स्थान पर उनका अंग गिरता है वहीं वहीं पर शक्तिपीठ बना दी गई थी। तो अगर मैं बात करूँ पूर्णागिरि पर, तो यहाँ माता सती, उमा को माता सती के रूप में जाना गया है, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए सती हो गई थी। तो इस पूर्णागिरि स्थान पर नाभि अंग गिरा था माता उमा का या माता सती का, और इस कारण यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना कर दी गई। इसी प्रकार से आपके एक नैना झील है नैनीताल में, वहाँ पर माँ उमा या माँ सती जी की आंख अंगिरा था और वहाँ पर एक झील का रूप बन गया। तो क्वेश्चन बन सकता है पूर्णागिरि जो मंदिर है वहाँ पर माता सती का कौन सा अंग गिरा था? तो नाभि अंग यहाँ पर गिरा था। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा नहीं किया कि थ्योरी लिख दी हो बहुत बड़ी सी, आगे भी देखने में बहुत शॉर्ट में कराऊंगा और एक डिस्ट्रिक्ट एक वीडियो में आपका आराम से कंप्लीट में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पूर्णागिरि जो मंदिर है यहाँ पर चैत्र नवरात्र में मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हाई कोर्ट के एग्जाम में मालूम किया गया था। ये मेले की अगर बात करूँ, कुमाऊं का सर्वाधिक दिन तक चलेगा मेला और 30 से 40 दिन तक ही चलेगा। और कब लगता है आपका? चैत्र नवरात्र को। इसी प्रकार से एक स्थान है यहाँ पर पाताल रुद्रेश्वर गुफा, जो बारसी गांव में स्थित है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी खोज 1993 में एक 14 वर्षीय बालक ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वप्न आया था कि माता का, तो उसके बाद में इस गुफा की खोज कर दी गई। अब यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन बनता है, सेम ऐसा ही। पाताल रुद्रेश्वर गुफा आएगी चंपावत, पाताल भुवनेश्वर गुफा आएगी पिथौरागढ़, और पाताल भुवनेश्वर आश्रम स्वामी मनमंथ ने स्थापना की थी महिला आश्रम के रूप में अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी देख के चलना है। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो ये सारे पॉइंट है, लेकिन आज की ये डेमो के रूप में है, तो
मैं आपको थोड़ा कम ही इसमें पढ़ाने वाला हूँ, आप फिर भी देख सकते हैं इन वीडियो को। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसा स्थान है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है चंपावत के लिए। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट स्थान है, नाम है मीठा रीठा साहिब। इसके पीछे भी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन एक पहले आपको मैं कहानी बता रहा हूं इसके बारे में कि कैसे इसकी कहानी थी। तो आपने गुरु नानक जी का नाम सुना होगा, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। तो सिख धर्म को इन्होंने शुरू किया था। और गुरु नानक जी जब गृहस्थ जीवन में थे और उसके बाद में इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताया था, तो इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। लगभग आपके पाकिस्तान फारस क्षेत्र हुआ या आपका भारत का संपूर्ण भ्रमण किया था। और उस भ्रमण क्रम में ही 3 स्थानों पर गए थे उत्तराखंड के गुरु नानक जी। उन्हीं में से एक पवित्र स्थान है, इस स्थान का नाम है मीठा रीठा साहिब। इस मीठा रीठा साहिब में भी गुरु नानक जी आए थे। तो इसमें कहानी किस प्रकार से है, अगर मैं मीठा रीठा साहिब की बात करूं तो इस जगह पर पहले जो मीठा रीठा साहिब स्थान है, यहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे या एक साधु थे, उनका नाम था घेरनाथ, या इन्हें हम ढेरनाथ भी बोल देंगे। ये आपके गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता थे और गुरु नानक जी भी अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता थे। और जब ये आमने सामने दोनों आए तो इनमें दोनों में एक तरह से वार्तालाप होना स्टार्ट हुआ, ज्ञान की बातें शुरू हुई और दोनों में लगातार बातें चलती रही और बात बहुत लंबी होती चली गई, बहुत समय गुजर गया। और यहीं पे इनके शिष्य यानी कि गुरु नानक जी के 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना जी, तो ये भी यहीं पर दोनों स्थित थे। तो इन में से इन दोनों को भूख लगी, मर्दाना जी को भूख लगी, तो इन्होंने गुरु नानक जी से कहा कि गुरुदेव मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं। तो उसी जगह पर एक पेड़ खड़ा था, रीठे का पेड़। तो गुरु नानक जी बोलते हैं मर्दाना से कि इस रीठे को तोड़ और खा ले। अगर मैं रीठे की बात करूँ तो वास्तविकता में रीठा कड़वा होता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो कड़वा है, इसे कैसे खाऊं। तो फिर भी गुरु नानक जी ने कहा कि एक बार इसको खाकर देखो। तो मर्दाना जी जब इस रीठे को खाते हैं तो ये मीठा लगता है, जो कि कड़वा लगना चाहिए था। और तभी से अगर हम बात करें, इस स्थान पर स्थापना नींव रख दी गई थी मीठा रीठा। रीठे का कैसा मीठा था, रीठा मीठा था, तो रीठा मीठा साहिब की इस तरह से स्थापना हुई। इसके अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहले कोई गुरुद्वारा का निर्माण नहीं था। 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। साथ ही साथ इसी स्थान पर एक मंदिर है, नाम है ढेरनाथ या घेरनाथ का मंदिर। मैंने बताया था ना, गुरु गोरखनाथ के शिष्य के नाम पर ही ढेरनाथ या घेरनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मीठा रीठा साहिब के समीप कौन सा मंदिर है या किस नाथ संप्रदाय के व्यक्ति का मंदिर है, तो घेरनाथ या ढेरनाथ का। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मीठा रीठा साहिब आपका देयूरी ग्राम में लधिया और राठिया नदी पर स्थित है। यहाँ पर नानक बगीचा भी है। गुरु नानक जी 1501 में यहाँ पर आए थे। तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट। और भी देखिएगा बहुत चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐड किया है। जैसे ये श्याम ताल है, हम ताल में जाके पढ़ेंगे तो यहाँ यहीं मैंने कवर कर लिया। शारदा नहर है, शारदा नहर की खास बात ये है, ये निकलती तो उत्तराखंड से है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, 12,368 इसकी लंबाई है। ये सारे देखिएगा कितने अच्छे पॉइंट मैंने आपको रखे हैं यहाँ पे। बलेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर, नागनाथ, नोडुंगागढ़, खटोचकस मंदिर। तो इस प्रकार से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया है आपके लिए कि आपको अच्छा मिल सके, कोई भी क्वेश्चन मिस ना जाए और अधिकांश चीज़ हम आपका डिस्ट्रिक्ट में ही कवर कर लें, इधर उधर हमें ना भागना पड़े। तो 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए जाएंगे और लगभग 13 को मैं 13 दिन में ही क्लियर कर दूंगा, यानी कि 13 वीडियो में ही आपका कवर हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आपका देहरादून की कोई चीज़ है तो उसको वहीं थ्योरिकल में, जैसे एरीज आता है, आपने सुना होगा नाम, तो नैनीताल हम पढ़ेंगे तो मैं एरीज के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में दे दूंगा। तो इससे आपका बेनिफिट होगा, सारी चीज़ आपको एक जगह इकट्ठा होकर मिलेगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। अगर आप भी इच्छुक हैं हमारे इस पेड कोर्स को लेने के लिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।